बहुत गर्मी है भाई। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू। बहुत गर्मी है भाई, सूरज आग बरसा रहा है, मतलब फील्स लाइक 50 पे बात पहुंच चुकी है। अच्छा देखिए, जब हम ऐसी बातें करते हैं ना तो हम ऑब्वियसली जहाँ रहते हैं हम वहीं की बात कर रहे होते हैं। सो वी आर टॉकिंग अबाउट कराची। अब ऑब्वियसली हमें ये भी पता है कि बाकी बहुत से शहरों में बड़ी जबरदस्त किस्म की बारिशें भी शुरू हो गई हैं। गर्मी है और गर्मी रहेगी। और आज लाहौर में 2 मिनट टेम्परेचर है 45 डिग्री सेंटीग्रेड, फील्स लाइक 60। लेकिन कहने का मतलब ये है कि थोड़ी सी रिलीफ, जब कोई बारिश हो रही हो, कोई इंतज़ार हो बारिश का, चंद लम्हे भी अगर आपको अच्छे रिलीफ के मिल जाए ना तो दैट इज़ ऑल्सो ओके। जो हुआ एटलीस्ट इस्लामाबाद के जो विजुअल्स लोगों ने सोशल मीडिया पे लगाए हुए थे, हमारे दोस्तों ने शेयर किए हुए थे, वो देख के एटलीस्ट फ़ोन पे देख के यहाँ गर्मी में बैठे हुए कराची में बड़ा ही कोई दिल जल रहा था कि थोड़ी सी बारिश हो जाए, थोड़ा सा रिलीफ हो जाए। 5 मिनट के लिए बारिश हुई थी और तेज सी हुई थी और उसके बाद और ज़्यादा गर्मी बढ़ गई थी, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ गई थी। और वो जो 5 मिनट की बारिश होती है ना, जितनी भी तेज़ हो या हल्की हो, वो ऐसा गंद मचा के जाती है कि वो दैट इज़ नॉट वेलकम। हो तो फिर ज़रा गंद भी इधर उधर साफ हो। सड़कों पे जो गंद मचता है वो अलग है, क्योंकि वो ऑयल एंड मोटर ऑयल एंड डीजल एंड ऑल दैट मिक्सेस विद द रेन वाटर। थोड़ी सी अगर बारिश हो फिर बाइक्स के एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं, गाड़ियां स्लिप होती हैं। एक्चुअली ये कम जो बारिश होती है, ड्यूरेशन की कम, थोड़ी बहुत ज़्यादा नहीं, तो उसमें एक्सीडेंट्स वाला ज़्यादा माहौल होता है। लेकिन आपको हम जरा इस्लामाबाद के विजुअल्स चूंकि मैं मेंशन कर रही हूँ, विजुअल्स जो आपको थोड़े से लग रहे थे ना, वो कराची की बारिश थी, क्योंकि थोड़ी सी बारिश थी, इसलिए छोटे से विजुअल्स हैं। ये कराची बस इतने ही हैं विजुअल्स हमारे पास। अब इस्लामाबाद पे आ जाए, ये फिर इस्लामाबाद के विजुअल्स हैं, लेकिन अदरवाइज ये सिर्फ विजुअल्स ही हैं। अभी कोई ऐसा बारिश का सीन नहीं है, सब जगह बला की गर्मी पड़ रही है और आज भी यही बात बता रहे थे। ठीक है जी, बस अगर आपके दोस्त हैं जो आपको इंस्टाग्राम पे नजर आ रहे हैं कि कहीं स्कर्दू पहुंच गए, कहीं तो उन दोस्तों से दोस्ती खत्म कर दें। नहीं मेरा ख्याल है कि अब्दुल्ला आपका बिल्कुल यही मूड था शो से पहले, बिल्कुल आपका यही मूड था कि मैं या तो मैं जा रहा हूँ या फिर मैं जा रहा हूँ एक हफ्ते के लिए, स्कर्दू मुझसे नहीं हो रहा है। लेकिन मैंने कहा था कि हम स्कर्दू से एक हफ्ते का शो करते हैं, कुछ करते हैं। आई वुड नॉट माइंड दैट एट ऑल, आई वुड लव टू। तो ये हम छोड़े जा रहे हैं, एक शायद हम जाएं शायद ना जाएं, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन आपको ये बता दें कि अगर आज का मौसम का हाल आप दिन का पूछेंगे तो आज जो है मौसम बिल्कुल खुश्क और गर्म ही रहेगा और शाम रात में मुल्क के बाज़ मकामात पर बारिश का इम्कान है। अब वो एग्जैक्टली क्या है हम थोड़ी सी स्पेकुलेशन कर सकते हैं, और ऑब्वियसली आपको पता है कि फोरकास्ट वगैरह होती है। कराची में आपको बता दें कि बहुत गर्मी है और रहेगी। फराज साहब से बात करेंगे आगे, नहीं अब लेटर इन द शो बात करेंगे और फिर उनसे मालूम करेंगे कि भाई ये कब बेहतरी आएगी। अच्छा जी, अभी हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, और 41 डिग्रीज का हम बात कर रहे हैं ना, तो फील्स लाइक 50-52 है जी। कल था ये सीन। आगे चलो क्रिकेट की बात करते हैं। चलो वेस्ट इंडीज में जारी वर्ल्ड T20 का आखिरी मरहला चल रहा है और वेस्ट इंडीज में जैसे ही वर्ल्ड कप शुरू हुआ है, ग्राउंड्स आपने देखा कैसे लश ग्रीन है, उनकी सराउंडिंग्स बड़ी खूबसूरत है। इट इज वेरी ब्यूटीफुल। अच्छा लग रहा है। हाँ। 2 सेमीफाइनलिस्ट्स का फैसला हो चुका है, बाकी 2 का कल सुबह तक हो जाएगा। यहाँ टूर्नामेंट फॉर्मेट पर भी बहुत से सवालात उठ रहे हैं कि अमेरिका की टीम ने कुल मिलाकर 2 मैचेस जीते हैं और वो सुपर 8 में पहुंचे। 115 पर 5 आउट जैसे और फिर 115 पर ऑल आउट जैसे काम करके दीगर टीमों को रन रेट बेहतर बनाने का मौका दिया। बहरहाल ये डिबेट तो आज की नहीं है। आज की बात ये उमा जी बताएं कि पाकिस्तानी टीम को क्या करना है। आज की बात ये है, मुझे समझ नहीं आ रही कि हम इस बात पे क्यों अड़े हुए हैं। नहीं, ऑब्वियसली बड़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, आई एग्री, बट थोड़ा सा टाइम दे दें, ये वर्ल्ड कप वगैरह सब कुछ खत्म होने दें। हमारे लिए तो खत्म हो गया ना, बरसों पहले ही टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं। हो गया है, लेकिन अभी हम उसकी भी बात कर रहे हैं, वर्ल्ड कप में क्या हो रहा है, अपनी टीम की भी बात करेंगे, तो डिसाइड कर लो भाई कि बात क्या करनी है। मेरा ख्याल है कि वो तो हमारे लिए देखने की हद तक ही हमें और उनसे इंस्पायर होने की हद तक ही बात करनी चाहिए। बाकी काम क्या होना है और क्या करना है वो बात तो अपनी टीम के बारे में हो रही है। सो सर्कुलर कॉन्ट्रैक्ट्स का भी क्या करना है, ये वही कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो खिलाड़ियों को बहुत ज़्यादा रकूम देते हैं हर महीने, लेकिन एट द सेम टाइम वो इन्हें पाबंद भी करते हैं कि वो एक साल में 2 लीग से ज़्यादा नहीं खेलें, इंटरनेशनल लीग्स जो होती है ना। फिर ज़रा ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपना होमवर्क कर रहा है, लेकिन हतमी फैसला सीनियर मैनेजर वहाब रियाज लोजी और हेड कोच गैरी क्रिस्टन की रिपोर्ट पर होगा। गैरी क्रिस्टन मसले की निशानदही पहले ही कर चुके हैं। अपने बारे में भी बात करेंगे वहाब रियाज।
क्लियर कट जी, साफ पैगाम है खिलाड़ियों को के बदलते वक्त के साथ ख़ुद को ना बदलने वाले जो हैं वो किसी गिनती में नहीं रहेंगे। और बहरहाल आपको ये भी बता दें कि ज़राए का कहना है कि कई सीनियर खिलाड़ियों का इरादा है कि उनके कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई कमी की गई हो, अगर कोई चेंजेस किए गए तो वो मुआहदे से बाहर आ जाएंगे। और उसकी बात तो आपको पता ही है कि उनको बिल्कुल आज़ादी होगी, वो साल में जितनी चाहे लीग्स खेलें, लेकिन ये गारंटी नहीं होगी कि उन्हें कौमी टीम के लिए कंसिडर किया जाएगा। और ऐसा ही होना चाहिए, एक्चुअली ऐसा ही होना चाहिए। मेरे ख्याल है मिल जाते हैं लोग, और टैलेंट की कमी एक्चुअली जब हम कहते हैं ना रिवायती तौर पर कि टैलेंट की कमी नहीं है, टैलेंट की कमी नहीं है, मौकों की कमी है। तो इस वजह से शायद मौका भी निकल आए बाकी टैलेंट के लिए। बाकी टैलेंट के लिए पीसीबी ये जानता है कि ऐसा रिएक्शन आ सकता है, इसलिए हुक्काम थोड़े मोहतात भी होंगे। वैसे आपका ये ख्याल है, हुमा का ये ख्याल है कि मोहतात नहीं होना चाहिए पीसीबी को, और जो करना है वो फिर करना चाहिए, क्योंकि अगर इस मौके पर भी मोहतात का कोई जवाब ही नहीं रहा ना। अब आपने सब कुछ करके देख लिया, आप एक वर्ल्ड टूर्नामेंट से किस बुरी तरीके से आउट हुए हैं। आपको पता है मेरा तो दिल ही उठ गया है वर्ल्ड कप की, मतलब आई एम नॉट रियली, हम बात भी करते हैं तो आप कहती हैं क्या बात करते हो। एंड दिस लिटरली इज परहैप्स वन ऑफ द फ्यू टाइम्स कि हम एक इतने बड़े टूर्नामेंट की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान उसमें नहीं है, एंड येट वी आर this is the first time this literally is exactly वो भी कहती, वरना एंड तक हम कुछ ना कुछ पाकिस्तान की स्ट्रगल चलती रहती है और हम बात करते रहते हैं, बेहतर भी हो जाते हैं। भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। अच्छा, वो जो हमने शुरू में पॉइंट उठाया था ना कि भाई अमेरिका जैसी टीम 2 मैच जीते, सुपर 8 पे पहुंच गए, लेकिन हम नहीं पहुंच पाए, तो ये फॉर्मेट की बहस आज की नहीं है, पुरानी है। तो हमें ही तकलीफ होती है या दुनिया की और क्रिकेट प्लेइंग नेशंस को भी इस फॉर्मेट से प्रॉब्लम है, या आईसीसी में इस पे बात होती है? ये हम भट्टी साहब से जानेंगे। भट्टी साहब, इज दिस अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर अदर टीम्स एज वेल, या हम चूंकि निकल गए नेचुरली इसलिए हमें ज़्यादा तकलीफ हो रही है? सबसे पहले बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला, हुमा आपका, और सिकंदर भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सिकंदर। उम्मीद है कि नया हफ्ता शुरू हुआ, ये हफ्ता हमारे लिए भी बेहतर साबित हो और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी, क्योंकि इसी हफ्ते में कहा जा रहा है कि कुछ बड़े फैसले पाकिस्तान क्रिकेट में होने वाले। बिल्कुल ये जो फॉर्मेट की बात है, इससे जो टीम मुतासिर होती है उसको फर्क पड़ता है, लेकिन हमने अभी तक जो आईसीसी में एक ट्रेंड देखा है कि अगर इंडिया को फर्क पड़ जाए फिर उखाड़ पुखाड़ शुरू होती है। अदरवाइज पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, आयरलैंड, इन टीमों के साथ अगर इस फॉर्मेट के तहत कुछ मसाइल पैदा हो जाए तो दुनिया में कुछ चेंज नहीं आता। अच्छा, शुरू में जो हुमा बात कर रही थी ना गैरी कर्स्टन की, कि वक्त के साथ बदलाव की, तो हमारे इस टूर्नामेंट में तबाहकुन परफॉर्मेंस के बाद कोई तब्दीली नहीं है। मैं आपको छोटी सी मिसाल दे दूं, मेरे ख्याल में सिक्कू भाई आ गए सुबह का टाइम में, गर्मी भी बहुत ज्यादा है, तो शायद ये इसमें कुछ अपना इनपुट दें। तो जुमे के दिन पाकिस्तान शाहीन्स की टीम का अनाउंसमेंट हुआ है ऑस्ट्रेलिया के टूर के लिए। पाकिस्तान शाहीन्स में अब्दुल्ला, हुमा वो प्लेयर्स होते हैं जो पाकिस्तान का फ्यूचर होते हैं, जिसको कहते हैं कि पाकिस्तान को फ्यूचर में ये लड़के टेस्ट, वनडे, T20 में रिप्रेजेंट करेंगे। हमने उस टीम में किसका अनाउंस किया? उमर अमीन का। जिस दिन टीम अनाउंस हुई, उमर अमीन की उम्र थी 34 साल 250 दिन। तो मतलब अगर वहाब रियाज, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जाहिर अभी तक वही पाकिस्तान के कैप्टन में से एक हैं, वो अपने दोस्तों को, जिन्होंने 2010 में पाकिस्तान के लिए टेस्ट डेब्यू किया, पाकिस्तान ए टीम में इस तरह सेलेक्ट करेंगे तो अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान की क्रिकेट आज कहाँ जा रही है। अच्छा, हम अभी ये भी बात कर रहे थे कि वहाब रियाज और गैरी क्रिस्टन की रिपोर्ट के ऊपर फैसला होगा। वहाब रियाज का फैसला किस पे होगा, ये भी तो कोई देखे। जिस तरह अभी आपने ये बात बताई है कि हम ए टीम की बात कर रहे हैं, ए टीम सिलेक्शन में हमारे पास 35 साल के तकरीबन लड़के हैं, मतलब where are we heading to? नहीं, एग्जैक्टली, बिल्कुल। सवाल तो यही बनता है कि वहाब रियाज हिमसेल्फ एंड द रेस्ट ऑफ द सिलेक्टर्स, उनका फ्यूचर क्या है? जी सिकंदर, क्या कहाँ से शुरू करूं यार? हमेशा मैं वो उमर अमीन से शुरू कर लें। कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाऊं, हजारों शिकवे हैं, क्या क्या बताऊं। अभी जो सबसे पहले तो मैं भट्टी साहब वाली बात पे आता हूँ कि उमर अमीन को मैं बचपन में खेलता हुआ देखता था। जब मैं छोटा सा था उस वक्त वो खेला करते थे, और उनके इस डोमेस्टिक सीजन में सिर्फ 195 रन हैं। ये नहीं है कि उन्होंने कोई 1000 रन कर दिए हों, 800 रन कर दिए हों,
ऐसा कुछ नहीं है। और उनका जो बैटिंग ऑर्डर है जिसमें उनका जो एवरेजेस निकलते हैं 41 नंबर है, यानी कि उनसे अच्छे 41 लड़के हैं, 41 लड़के। और भट्टी साहब ने जो मेन कॉज है वो बता दिया है कि उनकी उम्र 35 साल है। तो गॉड से मोहसिन नकवी साहब प्लीज इन चीजों को देखें। मैं क्या मतलब हम क्या बोले इनको। फिर एक और लड़का है काशिफ अली, उसकी उम्र है 30 साल, वो फास्ट बॉलर है। यार 30 साल का फास्ट बॉलर तो खत्म हो चुका होता है, उसकी कोई लाइफ नहीं होती। और आपके पास लाइन लगी हुई है फास्ट बॉलर्स की, वसीम जूनियर वहां पर हैं, आपके पास शाहनवाज धवानी तो टीम के अंदर है, उसके अलावा जमान खान है, आपके पास हसनैन है, सब लड़के ये 22-23 साल के लड़के हैं, 24 साल के लड़के हैं, और आपने 30 साल का फास्ट बॉलर रख लिया यार। और हमारे अंडर 19 वाले जो लड़के हैं उसमें से भी कुछ बड़े अच्छे परफॉर्मेंस की बात हो रही थी, निकल के सामने आ रहे थे। एक लड़का है, मैं उसको रखा है उन्होंने, उसका नाम है हुनैन शाह। मगर दूसरे लड़के जो अंडर 19 के यार, ये शाहीन का मतलब तो प्लीज नकवी साहब माफ कर दीजिएगा सर, आप बहुत बड़े आदमी हैं सर, लड़कों से क्रिकेटर से ये पूछें शाहीन का मतलब क्या होता है, या पाकिस्तान ए का मतलब क्या होता है। उसके 35 साल के पहले मैंने समझा कि ये उमर अमीन शायद गलत होगा, कोई और उमर अमीन होगा। रात को बैठ के मैंने पूरा डेटा देखा, हर एक की जाके लिस्ट देखी, एक ही उमर अमीन है जो मेरे साथ बचपन में खेला करते थे, या बचपन में मैंने उनको खेलते हुए देखा था। फॉर गॉड सेक यार, क्या मुल्क की मतलब क्रिकेट की तबाही कर रहे हैं। अब मैं आता हूँ दूसरे मौजू के ऊपर जो आप कह रहे थे ना, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो लड़के नहीं होंगे। तो एक सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है कि ये लड़के इंपॉर्टेंट हैं? हमारे मुल्क पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है ना, पाकिस्तान नंबर 1 है। एक आदमी ने कह दिया मैं नहीं तो पाकिस्तान नहीं, तो उसने तो हशर कर दिया। अब या ये लड़के भी हमें डिक्टेट करेंगे कि पाकिस्तान नहीं तो, अगर मुझे नहीं तो पाकिस्तान में नहीं खेलूंगा। अरे सर, अगर वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करते तो उनको एनओसी तो क्रिकेट बोर्ड देगा। अभी से 3 लड़कों ने कनाडा का साइन कर लिया। मैंने अपनी सारी जिंदगी जो है ना स्पोर्ट्स में गुजारी है। जब इनको सही करना होता है ना, वो वक्त होता है कि जब इनकी गलत परफॉर्मेंस होती है। इस वक्त जितनी गंदी परफॉर्मेंस उन्होंने दी है, इन्हें शर्म से डूब मरना चाहिए। कि यूएसए का भी आप जिक्र कर रहे थे यार, कोई तुक ही नहीं है, हम उनसे हार गए। कोई लॉजिक, कोई तुक इस बात की कोई एक्सप्लेनेशन हो ही नहीं सकती। मतलब इतनी बुरी परफॉर्मेंस के बाद भी भट्टी साहब आपसे पूछेंगे कि देयर इज अ थॉट प्रोसेस। एक होते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, भी एक कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन हमारे यहाँ लगता है कि नहीं है। इस पे ही सोचा जा रहा है कि अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट पे छेड़छाड़ की गई तो हम ये कर देंगे, फलां कर देंगे, ढमका कर देंगे। मतलब एक खुद भी तो सेल्फ रियलाइजेशन होनी चाहिए कि यार हमने बहुत ही बुरा परफॉर्म किया है, तो ये तो कुछ तो होगा। और ये बहुत शय देने वाली बात है, परफॉर्मेंस आपकी उस मयार की नहीं है जितना कॉन्ट्रैक्ट पे नेगोशिएशन होती है। ये कल्चर कैसे बना? वैसे चलिए ये तो बड़ी डिबेट में जाने वाली बात है। केन विलियमसन की मिसाल भी हमारे सामने है। भट्टी साहब देखिए केन विलियमसन तो दुनिया का बहुत बड़ा प्लेयर है। युगांडा के कप्तान ने भी रिजाइन कर दिया, लेकिन हमारे यहाँ तो आपको पता है कि एज ए इंस्टीट्यूशन पीसीबी थोड़ा सा कमजोर नजर आ रहा है। इंडिविजुअल्स जो है वो हमें स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। तो जब इदारे कमजोर हो जाए, इंफरादी तौर पर शख्सियात जो है वो मजबूत हो जाए, तो फिर यही होता है। तो देखें, ये स्टारडम जरूर होनी चाहिए। प्लेयर्स जो सुपरस्टार हैं, जो परफॉर्मर्स हैं, उनको हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए। लेकिन जब प्लेयर्स पीसीबी को डिक्टेट करवाने लग जाए ना, तो उसके बाद फिर मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि कहीं ना कहीं वो अपनी अथॉरिटी दिखाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक तो हमें प्लेयर्स मजबूत नजर आ रहे हैं जो कभी पीसीबी को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर थ्रेट करते हैं। 3 साल के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के मुआवजे जो है वो तय हो गए कि ये मुआवजे फिक्स है। ठीक है, आपको मिलने चाहिए, आप कमा के ला रहे हैं और आपकी वजह से पैसा आ रहा है, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस कहाँ है? जब आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि जब आपका 1 साल के दौरान कारकर्दगी अच्छी नहीं होगी तो आपकी डिमोशन होगी। प्रमोशन उन लोगों की होगी जो परफॉर्म कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारी ये कैटेगरी के जो 3 प्लेयर्स हैं, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी, इस पूरे 1 साल के दौरान 1 जुलाई 2023 से लेकर 30 जून 2024 तक, मेरा नहीं ख्याल है अभी तक इन लोगों ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है कि ये एक कैटेगरी में शाहीन शाह अफरीदी फिर भी निस्बतन इन दोनों से बेहतर हैं।
लेकिन उन्होंने भी छोटी टीमों के खिलाफ परफॉर्म किया है। भट्टी साहब, क्या ये सही होगा कहना कि ये कैटेगरीज ABC टाइप जो है इनको भी जरा रिविजिट करने की जरूरत है? एवं ही ना डिश आउट करते जाएं सारों को, जो लिटरली डिजर्व करता है और उसकी परफॉर्मेंस इसको वैलिडेट करती है, तो उनको ये होना चाहिए। दूसरा, ये वाकई कॉन्ट्रैक्ट्स 3-3 साल के होते हैं, क्योंकि असूलन तो ये कॉन्ट्रैक्ट्स 6 महीने से ज्यादा के नहीं होने चाहिए, टोटली डिपेंडेंट ऑन द परफॉर्मेंस। तो ये भी चीजें हैं जो शायद रिवाइज की जा सकती हैं। अच्छा उमा, ये 3 साल वाला पॉइंट जो है ना, ये मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं। 3 साल तक जो A, B, C, D 3 जो 4 कैटेगरीज हैं, उनके मुआवजे यही रहेंगे, लेकिन प्लेयर्स चेंज हो सकते हैं। जो प्लेयर्स जो पिछला साल अभी खत्म हो रहा है, माली साल 30 जून को, उसमें जो लोग परफॉर्म नहीं कर सके हैं, तो उनकी तनज़ुली हो सकती है कॉन्ट्रैक्ट में। मिसाल के तौर पर A वाले B में जा सकते हैं, या A वाले C में जा सकते हैं, B वाले A में आ सकते हैं। लेकिन इन्होंने जो सबसे ज्यादा चालाकी की है, PCB के साथ जो जफर से चेयरमैन थे, उनके साथ इन्होंने नेगोशिएट किया, उनको ब्लैकमेल भी किया, और वो मुआवजे जो है अब A कैटेगरी में अगर कोई 55 से 60 लाख रुपए प्लेयर ले रहा है, 55 से 60 लाख रुपए महीने की बात हो रही है ना? पर मंथ की बात हो रही है, पर मंथ की बात हो रही है। 6 मिलियन रुपीस फॉर ऑलमोस्ट A कैटेगरी। और इसके अलावा भी कुछ होता है, मतलब मैच फीस अलग होती है, और जो इश्तिहारात चले वो तो आपकी अपनी गेम है, जो इश्तिहारात हो रहे होते हैं वो आपका अपना है, या उसमें से भी कुछ PCB को देना पड़ता है? बिल्कुल, देखिए फाइनेंशियल इंडोर्समेंट अलग है, मैच फीस अलग है, और मैच फीस में भी स्लैब सिस्टम में अगर आपने ज्यादा मैचेस खेले तो आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे। मतलब ठीक है, तकरीबन 1 से 1.5 करोड़ रुपए एक पाकिस्तान का बड़ा प्लेयर महीने में बहुत आसानी से कमा लेता है, लेकिन उसके एवज आप पाकिस्तान को दे जा रहे हैं। मेरा ख्याल में कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर देना चाहिए। हाँ बिल्कुल, कोई और फार्मूला लेकर आए जिसके तहत ठीक है इनके मुआवजे आप बढ़ा दें, लेकिन ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर प्लेयर्स कभी ब्लैकमेल PCB को करते हैं, कभी PCB अपनी अथॉरिटी नहीं बना सकती। तो मतलब मैं तो देख रहा हूँ तकरीबन 18-20 साल हो गए जब से पाकिस्तान में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, एक क्यूरियोसिटी है, क्योंकि अब हर चीज़ पे ही तवज्जो दी जाएगी, और ऑब्वियसली एवरीथिंग नीड्स टू बी चेंज। प्लेयर्स की तो हम बड़ी बात करते रहते हैं कि क्या मुआवजे हैं उनके, और वो जो हम इंडोर्समेंट्स वगैरह की बात कर रहे थे, जहाँ से वो ऊपर से और पैसे भी बना सकते हैं, दैट इज़ ओनली व्हेन दे कम प्ले इन द नेशनल टीम। नेचुरली वहाँ सिलेक्ट होंगे तो इंडोर्समेंट्स वगैरह भी मिलेंगी। लेकिन भट्टी साहब, सिलेक्टर्स की क्या, उनके भी मुआवजे, उनके भी कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह सिलेक्टर्स के इतने ही बड़े होते हैं? बिल्कुल, देखें वहाब रियाज की अगर हम बात करें तो हो सकता है कि 1-8 लाख ऊपर नीचे हो, लेकिन जो मेरी इत्तलात है, वहाब रियाज तकरीबन 15 से 20 लाख रुपए पर मंथ वहाब रियाज ले रहे हैं। और अभी 1.5-2 महीने पाकिस्तान टीम के साथ रहे, वहां पर $130-135 जो है वो डेली अलाउंस उनको मिला। और इसके अलावा जो दूसरे पाकिस्तान के जो विन बोनस वगैरह पाकिस्तान को ICC से मिलेगा, उसमें भी मेरा ख्याल में वहां पे चूंकि सीनियर मैनेजर भी हैं, वहां से भी उनको पैसे आ रहे हैं। तो इनके जो हर वक्त 5 उंगलियां घी में होती हैं। अब ये जो अब्दुल रज़ाक, असद शफीक, मोहम्मद यूसुफ के पास चूंकि ऑलरेडी नेशनल क्रिकेट एकेडमी के भी कोच हैं, पाकिस्तान अंडर-19 के भी कोच हैं, तो ये भी 12 से 14 लाख रुपए ले, तो पैसों की कोई कमी नहीं है। इसी तरह PCB हेडक्वार्टर में आ जाए, मोहसिन नकवी साहब की जो पोस्ट है वो तो एजाजी है, चेयरमैन को पैसा नहीं मिलता, लेकिन आप दूसरे जो हमारे PCB के CEO हैं या डायरेक्टर्स हैं, उनके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस देख लें, वो 5 स्टार 7 स्टार होटलों में रहते हैं। चलिए जी, ये सबके ओहदों और उनके मराद की बात हो गई। अब सिकंदर, हमें उम्मीद थी बेहतरी की, लेकिन जो A टीम हमारे सामने आई है उसमें तो हमारी जो बेहतरी की उम्मीद थी वो खुद दम तोड़ती चली जा रही है। यार देखो अब्दुल्ला, मैं कोई बात नहीं करना चाह रहा, मैं एक स्ट्रेट बात करना चाह रहा हूँ। हमारा जो सिस्टम है, हमने एक चीज कराई थी, ग्रेट डिबेट। क्यों कराई थी? कि इनकम टैक्स सब कोई नहीं पे करता, ठीक है ना? कहीं ऐसा ना हो कि खुदा ना खास्ता हम बैठे एक ग्रेट डिबेट कर रहे होंगे क्रिकेट को कैसे क्या करें। हमारी क्रिकेट डिरेल हो गई है, यानी कि पटरी से उतर गई है,
ठीक है, अब आप ये भूल जाएं कि कौन कितने पैसे ले रहा है, कौन क्या कर रहा है, इस तोले को आई थिंक इट इज एक्चुअली वेरी गुड आइडिया। हमें एक ग्रेट डिबेट कर लेनी चाहिए कि हमारी टीम को, हमारी पाकिस्तान क्रिकेट को डायरेक्शन क्या मिलनी चाहिए आने वाले दिनों में। आपको चाहिए कि टीम को वापस लेकर आए उस जगह पर, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएं, फिर उसके बाद ये ना कहें कि ये लड़का बहुत अच्छा टैलेंटेड लड़का है, इसने मैच फिक्स कर दिया, कोई बात नहीं, ये अपना बच्चा है, इसको खिला दें। ये ना कहें कि ये बाबर आजम है, इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड कर दिए, यार ये 4 लीग खेलने जाना है, हम रूल्स को ब्रेक कर रहे हैं, इसको जाने दे रहे हैं, ये ना करें। चलिए टूर्नामेंट अभी चल रहा है, हम क्रिकेटर्स को तो खैर कर ही रहे हैं एवेल्युएट और सुना भी रहे हैं, लेकिन हमारी अपनी पाकिस्तानी साइकी भी ये है ना कि हम सर पे बिठा लेते होते हैं। अच्छा, एक और बात, आखिरी बात, उसके बाद आप लोग कर लीजिएगा। अच्छा, आखिरी बात, मैं क्रिकेट बोर्ड को ये वार्न करना चाहता हूं, अगर आप लोगों ने रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बनाए तो आपकी जगह ये एजेंट्स बैठे क्रिकेट बोर्ड चला रहे होंगे। इस वक्त भी डिक्टेट कौन कर रहा है? इनके एजेंट्स कर रहे हैं, ठीक है। ये लड़के अगर ब्लैकमेल कर रहे हैं, इन सबको फारिग करें। एनओसी के बगैर ये नहीं जा सकते कोई लीग खेलने के लिए। 2 साल, मैं आपको बता देता हूँ, 1 मिनट होल्ड करें। बाबर आजम 8 साल से खेल रहे हैं, 1 ट्रॉफी नहीं जीते। फकर 7 साल से खेल रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी उनकी हटा दे। रिजवान 9 साल से खेल रहे हैं, कोई ट्रॉफी नहीं जीते। शादाब 7 साल से खेल रहे हैं, इमाद 9 साल से खेल रहा है, आमिर 15 साल से खेल रहा है, शाहीन को 6 साल हो गए खेलते हुए। इन्होंने क्या जीत के दिया? और नखरे इनके ऐसे हैं। अगर अभी जो हैट्रिक्स चल रही है ना, अगर ये लड़का हमारा कोई फास्ट बॉलर हैट्रिक ले लेता तो फिर सोचे क्या करता वो क्या करता, आप ये सोचे। मुझे जहाज चाहिए, मुझे ये कर दो, मैं तो नहीं खेलूंगा, ये करता वो। इनको ट्रैक पे लाके रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दें, फिर उसके बाद इसको तोड़े ना, अगर क्रिकेट को सही करना है, बस, और कुछ नहीं चाहिए। Got it, Sikandar. Thank you, भट्टी साहब, thank you. And on another note, ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन आपने अफगानिस्तान की परफॉर्मेंस देखी थी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। Now that is the kind of एक होती है ना कि अर्जेंसी कि हमने जीत के दिखाना है, and this cup is ours। मतलब वो भूख जो आपको चाहिए ना कि किसी टूर्नामेंट को जीतने के लिए, वो अफगानिस्तान में नजर आ रही है। For a match to win, so ऑस्ट्रेलिया को, इंग्लैंड एंड इंडिया हैज ऑलरेडी मेड इट टू द सेमीफाइनल्स। आपका क्या ख्याल है, बाकी 2 टीमें कौन होंगी जो सेमीफाइनल में जाएंगी इनके साथ खेलने के लिए? आप हमें लिख के कहाँ बताएंगे? ट्विटर पे चल रहा है, ठीक है जी, एक्स पे बता सकते हैं, जियो पाकिस्तान टीवी, हमारा फेसबुक पेज भी है। सुबह अभी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। वी कैन सी यू आफ्टर अ व्हाइल। मतलब ओवरऑल आप देखें मुल्क की सूरत हाल, ऊपर से मौसम, फिर कौमी असम्बली का माहौल, वहाँ अलग गर्मा गर्मी चल रही है, माहौल कशीदा से कशीदा तर होता जा रहा है। पार्लियामेंटेरियंस का रवैया एक बार फिर यही बता रहा है कि भाई दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम जैसा हसास मामला भी सियासत की नज़र हो सकता है, हो रहा है। हफ्ते के रोज़ एपिक्स कमेटी के इजलास के बाद वज़ीर आज़म ने शिद्दत पसंदी और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन का ऐलान किया था। कौमी असम्बली का बजट सेशन चल रहा है। कल के इजलास से पहले ही अपोजिशन सुन्नी इत्तेहाद ने उस पर सवाल उठाए हैं। ये इस वक्त इजलास जारी है, आप इतना बड़ा फैसला कर रहे हैं तो आप इस पार्लियामेंट को खाते पे भी नहीं लाते, तो फिर ये पार्लियामेंट है किस लिए? आपका डिफेंस मिनिस्टर बैठा रहता है, अपनी दुखड़े सुनाता रहता है, ये इतना बड़ा फैसला हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। क्या हमारा एक सूबे में हुकूमत है, ठीक है, हमारा चीफ मिनिस्टर उधर बैठा था, मेरे कल चीफ मिनिस्टर से बात भी की, लेकिन हमारी इतनी चीज जो हमारे मुतालिका MNAs हैं, जो हमारे यहाँ पूरी एक बहुत बड़ी अपोजिशन पार्टी है, अपोजिशन लीडर है, उनके साथ कोई मशावरत नहीं होती, कोई पता नहीं है कि क्या कर रहे हैं। देखो ऑपरेशन बहुत हो गए हैं, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि आज तक कौन सा ऑपरेशन कामयाब हुआ है, उसके नतीजे क्या निकले हैं? हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ। अच्छा जी, इजलास के दौरान भी इसी मामले पर गुफ्तगू रही और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबरान किसी सूरत आगे बढ़ने को तैयार नज़र नहीं आ रहे थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ये प्लान पार्लियामेंट में आने का बताया तो सही, लेकिन फिर आपको पता ना और भी बड़ी चीज़ें वो कह जाते हैं, जैसे कि देख लें। जो कल अज़्म से काम का जो एपेक्स कमेटी ने, आपको पता होना चाहिए कि एपेक्स कमेटी जो है आज से 5-6 साल पहले जो है वजूद में आई। आज जो है हम उसकी तरफ जो है एक कदम बढ़ा रहे हैं, उसको दोबारा रिवाइव कर रहे हैं, उसको लेके काबीना में जा रहे हैं।
उसको कबीना में लेके जा रहे हैं। इंशाल्लाह ताला हम इस हाउस में भी लेके आएंगे। इस हाउस में इस मौजू के ऊपर डिबेट भी करेंगे। हम कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहते जिसको सियासी मुफादात के का बहाना बना के उस पर्पस को, उस मौजू को जो है निशाना बनाया जा सके। अगर इनका कोई एतराज है तो इंशाअल्लाह ताला जब ये मसला इस हाउस में आएगा तो इंशाअल्लाह ताला ये भी उस पर बोल सकते हैं। ये आज भी 9 मई वाले हैं, कल भी 9 मई वाले हैं, आने वाले कल भी जो है वो भी 9 मई वाले हैं। अच्छा, और होना क्या था? उसके बाद क्या हुआ? यही हुआ ना, मछली बाजार में हो गई। और एक दिन पहले भी ऐसा ही माहौल था। आपको बता दें, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सनाउल्ला मस्ती खेल तो लाइन ही क्रॉस कर गए। ये भी देख लें। भाई कहते हमारे बुजुर्ग है ख्वाजा साहब, हम अवाम के वोट लेके आते हैं, हम चुके नहीं आते, अवाम का वोट लेके आते हैं। ये अल्फाज हम एक्सपंज करते हैं। मस्ती खेल साहब, आप पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं, ऐसे अल्फाज ना कहें जो एक्सपंज करने पड़े। आग की नदियां हम क्रॉस करके यहाँ पहुंचे हैं। कमाल नहीं है वैसे। इनको तो मतलब इनकी अपनी पार्टी को इनको निकाल देना चाहिए। आई एम सॉरी। नहीं, आपको पता है कुछ इनकी एक पार्टी है, फिर उसके यूट्यूबर्स हैं जो इसको रीट्वीट और रीपोस्ट कर रहे हैं और बहुत फखरिया अंदाज में कर रहे हैं। इस वक्त बजट का मोशन आनी चाहिए थी, उसूलन तनकीद और तरदीद का सिलसिला चलना चाहिए था, कोई कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन होनी चाहिए थी। वहाँ सियासी इल्ज़ामात का इस तरह से तबादला हो रहा है, जुमले कसे जा रहे हैं, चाहे वो हुकूमत वाले हो जो चुटकी भर रहे हो या फिर जवाबी वार आ रहे हो। हुकूमत को जो करना है वो तो कर ही रही है, लेकिन अपोजिशन भी मायूसी कर रही है। इसी पे ज़रा बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े तदब्बुर वाले सीनियर रहनुमा हैं वलीद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फिर एक पहलू वो है ना जो हमने आपको दिखाया, गले में स्कार्फ भी उन्होंने ऐसी जमात का डाला हुआ था और जो अल्फाज वो इस्तेमाल कर रहे थे ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, इसमें ख़वातीन भी होती हैं, लाइव भी टेलीकास्ट हो रहा होता है, सब कुछ चल रहा होता है। फिर वलीद साहब जैसे लोग भी गुफ्तगू कर रहे होते हैं। सो वलीद साहब, इट्स ऑलवेज गुड टू हैव यू ऑन द शो। अब बता दीजिए कि जो पार्लियामेंट में आजकल माहौल चल रहा है, बस यही होना है, हम किसी भी बेहतरी की उम्मीद करना छोड़ दें। Nobody is ever going to probably in the near future never going to take this house seriously, और पाकिस्तान के लिए ऐसा लग रहा है नहीं कोई सोच रहा। मैं अगर आप इजाज़त दें तो अल्लामा इकबाल के एक शेर से आगाज़ करूँगी। जी प्लीज़। जी प्लीज़। नहीं है नाउमीद इकबाल अपनी किश्ते वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बहुत ज़रखेज़ है साकी। तो आपने उम्मीद की बात की, तो उम्मीद पर तो दुनिया कायम है, और नाउमीदी जो है वो तो कुफ्र से मुतरादिफ है। ये हमारे दीन का भी हमारी टीचिंग है, और अल्लामा इकबाल के कलाम में भी यही मैंने एक मिसाल दी, उसको पाया जाता है। आपने 2-3 बातें की हैं जो कि मुंसलिक भी हैं और अलग अलग भी हैं। कशीदगी जो है ऐवान में वो तो तकरीबन पहले दिन से ही है, और उसकी बहुत सी वजूहात हैं। सर फहरिस्त तो यही है कि जिस तरह से 8 फरवरी को हुआ इलेक्शन, उसके बाद नताइज के साथ हमारा मौक़िफ़ तो यही है कि ये खुली वारदात थी, और उसके बावजूद हम सबसे बड़ी जमात बन के, सबसे मकबूल जमात बन के सामने आए हैं। और हमें फिर भी मतलब अगर मैं बरसगीर की तारीख़ की एक तशबीह दे सकूँ तो बाकी सारे जो हैं PDM में वो ब्राह्मण हैं, और हमारे साथ शूद्रों वाला सलूक अगर होगा तो फिर कशीदगी तो रहेगी। वो एक बिल्कुल अलग चीज़ है जो कि मजमूई माहौल से ताल्लुक़ रखती है। अब ये 1-2 रोज़ पहले ये चाइनीज़ ऑफिशियल ने एक जो स्टेटमेंट दी है जो कि बड़ी तशवीशनाक थी जी, उसके अगले दिन फिर एपेक्स कमेटी की मीटिंग हुई और एक ऑपरेशन या एक नए ऑपरेशन, मैं उसको एक नया ऑपरेशन तो नहीं कहूँगा, हम एक ऑपरेशन की सूरत में तो काफ़ी पिछले 10-15 साल से चलते ही आ रहे हैं, बस नाम ही बदलते रहे हैं। और उसमें कुछ कामयाबियां भी हुई हैं, कुछ नहीं भी हुई। जिस तरह बसत कैसर साहब का आपने क्लिप दिखाया, अगर आपको याद मैं करा सकूं तो ज़रबे अज़्म का ऑपरेशन 2014 में लॉन्च हुआ था। फिर उसके बाद रद्दुल फसाद जो है वो 2017 में जो है वो लॉन्च हुआ, और फिर 2021 में जब अमरीकी इनखला अफगानिस्तान में हुआ और फिर तालिबान ने वहाँ पे बागडोर संभाल ली, तो ज़रा टेररिस्ट इंसिडेंट्स में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। और 2024 को अगर आप देख लें तो अभी आधा साल गुजरा है और 300 से ज़्यादा अफराद की जानें जा चुकी हैं।
और 2023 का साल जो था वो 6 साल की उसमें पीक आई है, जिसमें 1000 जो हैं के करीब जो हैं वो लोगों की जाने गई हैं दहशतगर्दी के वाक़यात में। तो जाहिर है इस पे कार्रवाई करना और एक्शन लेना तो ज़रूरी है, लेकिन और कौन सा पाकिस्तानी है बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और मैं अपनी इनफरादी बात भी कर लूं कि जो चाहेगा कि पाकिस्तान गैर महफूज रहे। तो फिर आपकी जमात को क्या एतराज़ है? जी, आपकी जमात को क्या अलबत्ता ये है कि ऐसी एक अहम एक कदम से पहले इसको तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेना जो है उसमें बहुत ज़रूरी है। और माहौल असेंबली में जैसा भी हो या और बाय द वे ये एपेक्स कमेटी में डिस्कस हुआ तो केपी के चीफ मिनिस्टर भी वहाँ मौजूद थे, और ये पाकिस्तान भर के लिए एक ऑपरेशन की बात है। उसमें जाहिर है केपी और बलूचिस्तान में ज़्यादा इंसिडेंट्स हुए हैं, ज़्यादा लोगों की जानें जो हैं वो गई हैं। अब 84% इंसिडेंट्स जो हैं बलूचिस्तान और केपी में हुए हैं, 90% जो अमवात हुई हैं वो केपी और बलूचिस्तान में ही हुई हैं। लेकिन फिर सिंध और पंजाब में वो कच्चे के डाकुओं, वो सारे मामले AJK पे गिलगित बल्तिस्तान में पूरे पाकिस्तान की जो है उसमें ये ऑपरेशन जो है उसकी गुफ्तगू वहां हुई है। इसको एक पाकिस्तान के देखिए, अगर आप असेंबली में, कौमी असेंबली में और इसी तरह तमाम सूबाई असेंबलियों में, सेनेट में इस पे बहस करें, और बजट की भी बहस चल रही है, 2-4 दिन में वो 30 जून से पहले खत्म हो जाएगी। तो वलीद साहब यानी बेसिकली ऑपरेशन से एतराज नहीं है, एतराज ये है कि इस पे डिस्कशन नहीं हुई। ऑपरेशन तो इन प्रिंसिपल यू आर इन एग्रीमेंट क्या होना ही चाहिए। जी, इन प्रिंसिपल यही है जी बात कि इसके स्टेक होल्डर्स को तमाम, अब देखें जब ये आप इनको असेंबलीज में लेके जाते हैं तो आप ये असेंबलीज में कौन होता है, अवाम के नुमाइंदे होते हैं ना, वो अवाम को एतमाद में लेने से मुतरादिफ है। उसके अलावा मैं 2-3 बातें और भी मैं एग्जाम्पल के तौर पे सिर्फ कह रहा हूँ, ये जिनके बारे में हमको अगर मौका मिले तो हम, और कोई भी पाकिस्तानी हो और अगर हम एक महज़ब माशरे में रह रहे हैं तो इस तरह की बातें जो हैं वो इस गुफ्तगू में शामिल हो सकती हैं कि जी ठीक है ऑपरेशन हो लेकिन कोई जबरी गुमशुदगियां ना हो। मसलन ये बड़ी अहम बात है, ठीक है कि ऑपरेशन हो लेकिन और जब मतलब आप लोगों को अरेस्ट करें, उनको कोर्ट में ले जाएं, उन पर मुकदमा चलाएं, उनको अरेस्टेड रखें, वो सारी बात जो है अगर जो दहशतगर्द हैं कानून के मुताबिक उनके साथ सलूक करें। दूसरी बात ये कि इसको किसी किस्म की सियासी जो है विक्टिमाइजेशन, जो कि बदकिस्मती से उसके भी बहुत माहौल चल रहा है पिछले 1 साल 1.25 साल से, इसके लबादे में वो भी ना हो कि वो उसका निशाना बने सियासी कारकुन जो है। अच्छा वलीद साहब, ज़ाहिर है काबीना में भी आएगा मामला, पार्लियामान में भी आएगा, ख्वाजा आसिफ ने ऐलान भी किया था, फिर बाद में आता है तो पार्लियामान में फिर आपको पता है ये माहौल क्या बन जाता है। सनाउल्लाह मस्ती-खेल साहब का बयान भी आपने सुना होगा, पहली तरफ से भी कुछ बयान आता है जिसका जवाब दिया जाता है, लेकिन हम अब हर लिमिट ऐसा लग रहा है कि अब क्रॉस हो रही है। वो जो पार्लिमानी जुबान वाला जो टर्म है जो हम नॉर्मल जिंदगी में भी इस्तेमाल करते हैं कि भाई ये बड़ी गैर पार्लिमानी गुफ्तगू है, वहां तो पार्लियामान में पार्लियामानी गुफ्तगू नहीं हो रही। देखें जी, ये कोई ऐसी, ठीक है मैं इसकी किसी किस्म की वो तायीद नहीं करता जिसको अगर कोई ऐसी ज़बान इस्तेमाल हो जो नहीं होनी चाहिए, और अगर मैं उनकी जगह हूँ ऐसी ज़बान ना इस्तेमाल करूँ, लेकिन बदकिस्मती से उसकी डिग्रीज और ज़बान का इस्तेमाल जो है वो तो बड़ी देर से हमारी सियासी कल्चर में है। और वो बुरी ज़बान जिसको आप कह लें, मिसालें उसकी हैं पेट फाड़ देना और मैं सड़कों पर घसीटूंगा, और ज़रा वो थोड़ा सा उससे और आगे चला गया है, लेकिन ये इस ज़बान का इस्तेमाल जो है वो ऐसी नई बात नहीं होना चाहिए। हमें इस कल्चर को, सियासी कल्चर को इससे पाक रखना चाहिए, लेकिन ये बतदरीज एक सिलसिला, ये ओवरनाइट नहीं हुआ, ये रोम 1 साल में नहीं बना या 1 रात में नहीं बना, ये बहुत साल हर साल से ये बात जो है एक्सक्यूज मी वो चलती आ रही है। लेकिन मैं आपको फिर से अर्ज कर दूं, अगर असेंबली में ये डिबेट आता है, आमतौर पे ऐसे हसास मामला पे डिबेट फिर इन कैमरा होता है और उसमें फिर एक संजीदगी का आंसर भी होता है, उसमें फिर आला अस्करी क़यादत भी आती है, और ये उसकी मिसालें बहुत सी मौजूद हैं और इस पे मुफीद डिबेट हो सकता है। और मैं एक बार फिर कहूँगा कि देखें ताली दोनों हाथों से बचती है। हमें अगर बतौर स्टेक होल्डर ऑन बोर्ड लिया जाए तो हम क्यों नहीं उसमें मुस्बत किरदार अदा कर सकते, हम उसमें ज़रूर मुस्बत किरदार अदा करेंगे और ये सारी बातें उसमें आएंगी। एक और मैंने 2-3 बातें आपको की, फिर एक बॉर्डर फेंसिंग एक बड़ा अहम मामला है, मिसाल दे रहा हूँ मैं उस पर कि जी बॉर्डर फेंसिंग है, उसको मुअस्सर बनाया जाए, इतना उस पर खर्चा आया है, इतना उस पर वसाइल लगे हैं, इतनी उसमें जाने गई हैं, जो हमारा मगरबी सरहद है अफगानिस्तान के साथ मोस्टली और फिर ईरान के साथ भी, वो बॉर्डर फेंसिंग का भी एक मजबूत करना, ये सारी चीज़ें जो हैं जब आप
असेंबलीज में डिबेट लाते हैं तो आप आवाम को एतमाद में लेते हैं। मैं फिर से ये दोहरा रहा हूँ। तो ये एक अहम मामला है, हसास भी है, अहम भी है, और इसके लिए मैं फिर से ये अर्ज करूंगा कि हमें ऐसा ही ट्रीट किया जाए जैसे कि पाकिस्तान की सबसे मकबूल सियासी जमात होती है और पाकिस्तान की एक बहुत वसी पैमाने पर आबादी की नुमाइंदगी कर रही है, तो उसकी इनपुट और उसकी शिरकत बहुत जरूरी है। गॉट इट वलीद साहब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस दिस मॉर्निंग, और आपने अपना मौक़िफ़ दिया और कह रहे जी हमारे पास बहुत यूज़फुल सजेशंस हैं। आप पार्लियामेंट में मामला लाएं, हम बहस करेंगे, बात करेंगे, मुस्बत किरदार अदा करेंगे। वील सी यू इन जस्ट अ बिट। ना रियासत मानी जा रही है, ना इन कानून, ना हुकूमत की कोई चलती देख सकते हैं। सवात में जो कुछ हुआ वो होना ही था। बेसिकली हम क्या इस पे एनालिसिस दें, दिल में तो बहुत सी बातें हैं, लेकिन यकीन मानिए कि हम यहाँ पर कहने से भी डरते हैं, क्योंकि आप खुद कब किसी जत्थे का शिकार हो जाएं ये पाकिस्तान में रहने बसने सांस लेने वाले इंसान को नहीं पता। चाहे वो सहाफ़ी हो, चाहे वो सहाफ़ी ना हो, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो पुलिस वाला हो, चाहे वो कोई और हो। और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है ये कोई पहली बार भी नहीं हो रहा है, जत्थों ने अपनी रिट कायम कर ली है। बिल्कुल जी, जज एंड ज्यूरी एंड हर चीज फैसले भी उधर ही इंस्टेंटली दे देते हैं और फिर एक्शन भी ले लेते हैं। हम जत्थों की रियासत बन चुके हैं। पहले किसी वाक़े में किसी को मिसाली सजा दी होती तो शायद ये जत्थे खुद कानून को हाथ में लेने की हिम्मत ना करते। जुमेरात को मदियन में पेश आने वाले वाक़े ने सबको हिलाकर रख दिया है। वही पुरानी रूटीन है, एक शख्स पर तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगाओ, मुश्तइल हुजूम इकट्ठा करो, पुलिस थाने में ले गई, उसे थाने से छुड़ा कर ले आओ, उसको मार दो, उसको काट दो, गोलियां मार दो, उसके बाद उसकी लाश को भी जिंदा जला दो। मतलब जो इल्ज़ाम लगाया जाता है उसमें ये नहीं देखते कि कोई सदाकत है कि नहीं है। पहले फैसला करो, और इस किस्म की ये जो आपको विजुअल्स दिखा रहे हैं, बिल्कुल आप एक सीन जो है वो सामने आपके सेट हो जाएगा। एंड अनफॉर्चुनेटली जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे, ये कोई पहली मर्तबा नहीं हो रहा। ये हर साल हर कुछ महीने बाद हम कुछ ना कुछ इस किस्म के इंसिडेंट फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री देख रहे हैं। ये वो माइंडसेट है जिसने सलमान तासीर इसी की भीड़ चढ़े, शहबाज भट्टी का वाक़या हुआ, मिशाल खान को मार दिया गया, सियालकोट चुनियोट हैदराबाद में ऐसे वाक़यात हुए, श्रीलंकन शहरी के साथ ऐसा वाक़या हो गया, सरगोदा का एक वाक़या हुआ, मतलब अनगिनत ऐसे वाक़यात हैं। ये मॉब जस्टिस कैसे ख़त्म होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है, और इन सवालात की गूंज कौमी असेंबली में भी रही। गिरोह जो है वो कभी सवात में कत्ल करते हैं, कभी सरगोदा में कत्ल करते हैं, कभी फैसलाबाद में कत्ल करते हैं। ये कौम के लिए लम्हा फिक्रिया है, शर्म का बायस है। एक ऐसा मसला है जिसके लिए पूरी कौम का इत्तेहाद जरूरी है, मुत्तहिद होना जरूरी है। ये सिलसिला बंद होना चाहिए। मजहब के नाम पे हमारा मजहब इस बात की इजाजत नहीं देता कि हम मजहब के नाम पे ऊपर खून बहाएं, कत्लेआम करें, बेगुनाह अफराद को जो है कत्ल करें। सर, ये मॉब जस्टिस, दिस इज नॉट द सॉल्यूशन टू आवर प्रॉब्लम्स, दिस इज अ मॉन्स्टर एंड वी नीड टू स्टॉप इट सर। ये आज सरगोदा और स्वात में है, कल आपके पास होगा। हमें इस पर कभी भी सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी चाहिए। There are some issues and I agree with Tarar Sahab that some issues where we have to rise above our differences and this is one of those sir. अच्छा, ये तो आपने सुन लिया सारों को, लेकिन उलमाए कराम भी इन हालात पर खुश नहीं है। सवात में एक इंसान को जला दिया गया, खुद ही जल्लाद, खुद ही मुंसिफ और खुद ही मुद्दई बनने का जो सिलसिला है ये अब खत्म होना चाहिए। सियालकोट, जड़ावाला, सरगोदा, ये सब मुजरिमीन सामने हैं, फिर उनको सजाएं नहीं होती, और अगर सजा हो जाती है तो फिर वो इतना लंबा प्रोसेस है कि वो हीरो बन जाते हैं। तौहीन रिसालत के या तौहीन मजहब के या तौहीन कुरान के जितने भी मुकद्दिमात हैं, मेरी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील है कि 3 माह के अंदर आप मेहरबानी करें, उनके फैसले करें।
अच्छा जी, आपको पता है कि दुनिया में मुल्क की बदनामी का बायस बनने वाले इन वाक़यात का ख़ात्मा हम भी चाहते हैं और आप भी ऑब्वियसली चाहते हैं, लेकिन सवाल ये है कि हम सब मिलकर क्या करें। ये बहुत बड़ा सवाल है कि करना क्या है, क्योंकि ये एग्जांपल्स जो हैं, ये सामने सिचुएशंस जो हैं, हमारे रोज़ आए दिन ये सामने चीज़ें आ रही हैं। इस पर हम बात करेंगे और सबसे पहले तो हमें सवात से नुमाइंदा जियो न्यूज़ महबूब अली ने ज्वाइन किया है। सबसे पहले तो आपसे महबूब अली यही पूछना चाहते हैं कि मीडिया का प्रेशर कहें या कोई और वजह, इस बार पुलिस का रवैया जरा मुख्तलिफ है, थोड़ी एक्टिव नजर आ रही है। नजर आ रहे हैं, बिल्कुल हम यही कहना चाहेंगे। तो क्या मुकदमा जो है वो बनाए जाएंगे गिरफ्तार होने वालों के अगेंस्ट? जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल ठीक है कि इस बार पुलिस काफ़ी मुतअद्दिद नज़र आ रही है और जिस दिन से ये वाक़या पेश आया है तो उसी दिन से हमने देखा कि पुलिस स्टेशन में फौरी तौर पर यहाँ के DPO साहब जो है वो पहुँचे, उसके अलावा DIG मलाकन डिवीज़न जो है वो वहाँ पर पहुँचे और पूरी सूरत हाल की ख़ुद मॉनिटरिंग करते रहे। तो पुलिस काफ़ी एक्टिव है और इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें मीडिया का भी प्रेशर होगा, सोसाइटी का भी प्रेशर होगा, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस को ये क्रेडिट जो है हम ज़रूर देते हैं कि वो कंपैरेटिवली अपना काम जो है वो बेहतर अंदाज में करते हैं। ये उनके लिए यकीनन एक टेस्ट केस है कि वो किस तरीके से करते हैं, लेकिन आमतौर पर हम देखते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस जो है वो काफ़ी एक्टिव नज़र आती है। बिल्कुल, जो दर्जनों गिरफ्तारियाँ हुई है तो उनके खिलाफ मुकदमात भी बनाए गए हैं और पुलिस ने जो हमारे साथ इंफॉर्मेशन शेयर की है तो अब तक FIR जो काटी गई है तो उसमें 49 अफराद ऐसे हैं कि जिनको बाय नेम नामजद किया गया है, जबकि इसके अलावा 2000 से लेकर 2500 लोग ऐसे हैं कि जिनके बारे में ये कहा गया है कि उनकी निशानदेही हो रही है और वो भी इस FIR में जो है उनको शामिल किया गया है। बाद में उनकी निशानदेही की जाएगी और वक्त के साथ उन लोगों के नाम भी जो है वो इस मुकदमे में शामिल किए जाएंगे। इस पूरे इशू में मकामी आबादी का बताइएगा, बासर अफराद अवामी नुमाइंदों का क्या किरदार रहा है? क्या वो पुलिस एक्शन को सपोर्ट कर रहे हैं या उनकी राय से मुख्तलिफ है? क्योंकि बड़ा मुनज़्ज़म होता रहा है, मतलब मसाजिद में ऐलानात किए गए, गाड़ी लाउड स्पीकर पे ऐलानात कराती रही, लोगों को इकट्ठा किया गया, फिर सबने मिलकर इस बंदे को थाने से छुड़ाया, फिर उसको मार दिया। बिल्कुल, हमारी मकामी लोगों से भी बात हुई है, मदियन के शहरों से भी हमारी बात हुई है, इसके अलावा टेररिस्ट फेडरेशन के लोगों से हमारी बात हुई है, वकला से हमारी बात हो गई है। तो बहुत सारे लोग जो है उनका तकरीबन यही मौक़िफ़ है कि ये जो कुछ इस इलाके में हुआ है, स्वात में हुआ है, तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। स्वात एक सियाहती मकाम है और जहाँ पर हर साल लाखों की तादाद में लोग आते हैं, तो ये अपनी नौइयत का पहला वाक़या है और लोग खुद भी हैरान हैं कि ये सब कुछ अचानक कैसे हुआ। टेररिस्ट फेडरेशन के नुमाइंदों का ये कहना है कि इस वाक़े में मुलविस चंद अफराद ऐसे थे कि जो कि नॉन लोकल लोग थे और यकीनन वो खुद भी इस बात की तायद नहीं कर रहे हैं कि एक हुजूम जो है वो किसी को खुद सजा दें। अच्छा, ये आपने बिल्कुल सही बात की है, क्योंकि टूरिस्ट एरिया है, लोग ज़्यादा जो हैं वो पढ़े लिखे हैं, वहाँ एक्सेप्ट करते हैं नए किस्म के लोगों का आना। तो ये बताएं कि ये वाक़या जो है ये क्यों इतने ज़्यादा वहाँ होते हैं और इस बात की कुछ हमें बैकग्राउंड समझ नहीं आ रही, ये बताएं। देखिए, मेरा अपना ये ख्याल है कि स्वात में ये जो वाक़या है तो ये पहला वाक़या नहीं है। इससे पहले इस किस्म के वाक़यात सूबे सिंध में भी हुए हैं, सूबे पंजाब में भी हुए हैं और हालिया दिनों में आपके सामने सरगोदा का केस है, लाहौर का केस है, सियालकोट का केस है कि मुख्तलिफ़ इलाक़ों में इस किस्म के वाक़यात होते रहते हैं। ये बिल्कुल हमारी बदकिस्मती है कि एक ऐसा इलाका जो कि सियाहत के लिए मशहूर है, जो कि जिस तरह आपने कहा कि ये मलाला का शहर भी है, तो यहाँ पर माजी में गो के जो वाक़यात होते रहे, तो माजी के वाक़यात में तो मकामी लोग उन तमाम दहशतगर्दी का विक्टिम रहे हैं, क्योंकि मकामी लोग जो थे उन्होंने कभी भी दहशतगर्दी को सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने नॉन स्टेट एक्टर्स को कभी भी सपोर्ट नहीं किया। लेकिन इस दफ़ा जो लोगों ने हमला किया है, तो जो सेंसिबल लोग हैं जिनसे हमारी बात हो गई है, तो लोग खुद भी हैरान हैं। जिस मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ के वकला, यहाँ के टेररिस्ट फेडरेशन, यहाँ के तलबा, यहाँ के असातिज़ा सब हैरान हैं और सब यही समझते हैं कि ऐसा अमल नहीं होना चाहिए था। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का महबूब अली। बड़ी अफसोसनाक इस पे जब हम लिटरली डिस्कशन करते हैं, अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से भी पूछते हैं कि हुआ क्या है ऐसा, तो पीपल आर जस्ट आजकल आप बहुत से लोगों से, कम से कम मैं तो बहुत से लोगों से इर्द गिर्द अपने सुन रहा हूँ कि माइग्रेटिंग फ्रॉम पाकिस्तान, और उनकी
वजूहात कुछ और भी होंगी, लेकिन एक बहुत बड़ी वजह उनकी इस मुल्क से भाग जाने की है कि वो इस मुल्क से सही सलामत भागना चाहते हैं। और वो शायद कुछ कर रहे हो, लेकिन उनको अपने बच्चों के लिए कोई मुस्तकबिल नहीं नज़र आता, क्योंकि अगर थोड़ी सी डिसेंट हो, थोड़ी सी कोई और आवाज़ हो, थोड़ी सी इख्तलाफ राय हो, तो वो कहते हैं तो कल को कोई भी उठ के जत्था मार देगा। आज किसी और बात पे मार रहे हैं, कल किसी और बात पे मार देंगे। जत्थे नहीं मारेंगे तो सामने मोबाइल पे सिग्नल पे खड़े होकर कोई मोबाइल छीनने की एवज मार देगा। मतलब इस पे डिस्कशन करना भी बड़ा एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट ट्रैजिक सिनेरियो वो अनसेफ ही माना जाता है। अब्दुल्ला, एक और पर्सपेक्टिव भी लेंगे। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर अल्लामा रागिब नईमी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात कर लें और पूछें ज़रा कि ये हो क्या रहा है। अल्लामा साहब, ये बड़ी बदकिस्मती है कि सबात में जो कुछ हुआ वो पाकिस्तान में पहली बार नहीं हुआ। या तो हम इतने हैरान परेशान हो जाएं कि ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं, लेकिन ये होता रहता है। मज़हब के नाम पर जत्थाबंदी और इस तरह कानून हाथ में लेना, आपकी नज़र में इस रवैये की वजह क्या बन रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम सवात में होने वाले वाक़े की बड़ी शदीद मज़म्मत करते हैं। इंतहाई घनावना फ़ेल है। किसी भी तौर पर किसी भी फ़र्द वाहिद को, किसी गिरोह को या जत्थे को इस बात की इजाज़त ना शरई तौर पे है, ना कानूनी तौर पे, ना अखलाकी तौर पे कि वो इस तरह के फ़ेल शनी का मुर्तकिब हो और किसी भी शख्स को किसी भी इल्ज़ाम में, वो मज़हबी हसासियत का मामला हो या कोई और चोरी का या किसी भी किस्म के और जुर्म का मामला हो, उसमें इस तरह की सज़ा आमतुन्नास की तरफ से नहीं दी जा सकती है। जहाँ तक असबाब का ताल्लुक़ है, हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे मामलात में अदालतें सही तौर पे केसेस को परसू नहीं कर पाती हैं और उन्हें मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाया जाता। कहीं पर आपस में इत्तफाक़ राय हो जाता है, सुलह हो जाती है और कहीं पर गवाहियाँ पूरी नहीं हो पाती। तो आमतुन्नास में बड़ी शिद्दत के साथ ये बात आमतुन्नास में बड़ी शिद्दत के साथ ये बात पनप रही है कि इस तरह के फ़ैसले हमने ख़ुद करने हैं। ये अमल जो किया गया है और इससे पहले जो सरगोदा, जड़ांवाला या सियालकोट में हुआ है, किसी भी तौर पर शरई नहीं है और ना ही शरन और कानून इसकी इजाज़त देता है। अल्लामा साहब, अब तौहीन मज़हब से मुताल्लिक़ पाकिस्तान में क़वानीन हैं और बड़े सख्त क़वानीन हैं। मतलब दुनिया के और किसी इस्लामी मुल्क से मवाजना भी कर सकते हैं, यहाँ ज़्यादा ही सख्त होंगे, लेकिन इसमें कमी आने के बजाय लोग खुद ही पुलिस भी बन जाएं, अदालत भी बन जाएं, जल्लाद भी बन जाएं, तो ये तो किस तरह सिस्टम चल सकता है? मज़हब के नाम पर ये सब करने वालों के लिए शरीयत क्या रहनुमाई करती है? मतलब जो इस तरह से सड़कों पे जल्लाद बन के लोगों को जिंदा जला रहे हैं, उनकी क्या सज़ा होनी चाहिए शरीयत की नज़र में? ये बिल्कुल वजह है। मज़हब के नाम पे जो कुछ गली मोहल्लों में किया जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए और ना ही मज़हब इसकी इजाज़त देता है। शरई तौर पर किसी को जलाकर मार देना ये बहुत बड़ा अमल है और इसकी बहुत ज़्यादा सख्त वईद और सज़ा है, क्योंकि जलाने का अमल सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह वहदहु ला शरीक की ज़ात को रवा है। जहाँ तक इस किस्म के वाक़यात में मुलविस होने वाले अफराद, भले से वो एक हों या ज़्यादा हों या एक मौत की सूरत में हों, जिस तरह किसी भी एक कत्ल के अंदर जितने भी शुरका हैं तमाम पर उसकी ज़िम्मेदारी आयद होती है, बिल्कुल इसी तरीके से जितने भी अफराद इस पूरे मामले में शरीक हों और ख़ास तौर पे फॉरेंसिक और मोबाइल लोकेशन के ज़रिए उनका चुनाव मुमकिन हो जाए, तफ्तीश और तहकीक के ज़रिए उन अफराद को मुंतखब किया जा सके कि ये वो हैं जिन्होंने ये कत्ल और जलाने का अमल सर अंजाम दिया है, तो उन्हें मुल्की कानून के मुताबिक जो भी सज़ा बनती है, कत्ल की सज़ा कत्ल की सूरत में है तो उन्हें कत्ल किया जाए, कत्ल की सज़ा उम्र कैद की सूरत में है तो उन्हें वो सज़ा दी जाए। यानी जिस तरह
वो अमर साबित हो जाए, उसके मुताबिक उन्हें सज़ा दी जानी चाहिए। अच्छा अलामा साहब, एक और इशू भी इन्हीं दिनों में अचानक जो है वो खड़ा हुआ है और चूँकि आप हमारे साथ हैं तो हमने सोचा आपसे पूछ ले। वो है सिंध में माँ के दूध का बैंक बनना और फिर उस पर फतवा आ जाना। तो आप ये मामला जो है आपके पास ही आया है और आप देख रहे हैं, आपके ख्याल में ये बैंक बनना चाहिए या नहीं? देखिए, इसमें कई आरा हैं, लेकिन माँ के दूध के बैंक बनने से पहले हमें शरई अमर रदात के हवाले से जानना ज़रूरी है। जिस तरह खून के रिश्ते हुर्मत पे मबनी हैं, इसी तरीके से दूध पिलाने से भी वो रिश्ते कायम हो जाते हैं। किसी बच्चे ने अगर किसी माँ का दूध मुकर्रा मुद्दत रदात में पी लिया तो उसके पी लेने के बाद वो औरत उस बच्चे की माँ बन जाएगी और उस औरत के बच्चे उस बच्चे के लिए बहन और भाई की हैसियत रखेंगे और उस औरत का शोहर उस बच्चे के लिए रदाई बाप की हैसियत इख्तियार कर जाता है और फिर उन बच्चों के साथ इस बच्चे का किसी भी किस्म का रिश्ता जायज़ नहीं होता, जिसे हम अमूमी तौर पे मियाँ और बीवी का रिश्ता कहते हैं। तो ये हुर्मत रदात इस तरह साबित हो जाती है। जब इस तरह के बैंक बनेंगे तो बादियों नज़र में तसव्वुर होता है कि जिस तरह ब्लड बैंक हैं उसी तरह के ये बैंक होंगे। कोई भी माँ आके अपना दूध वहाँ पे जमा करा देगी और जो ज़रूरतमंद है वो वहाँ से उस दूध को ले लेंगे। ना ये पता होगा कि ये दूध किस माँ का है और ना ये इल्म होगा कि ये दूध किस बच्चे को पिलाया जा रहा है। लेकिन अगर इसके लिए बाकायदा तौर पे जिस तरह रजिस्ट्रेशन की जाती है, बेफार्म बनाया जाता है पैदाइश के बाद, अगर इसी तरीके से इस किस्म की कोई रजिस्ट्रेशन की जाए और नादरा के साथ उसको लिंकअप किया जाए तो फिर इसके बारे में सोचा जा सकता है कि इस तरह का कोई ब्लड बैंक, इस तरह का कोई मिल्क बैंक बने और वो फिर उन बच्चों के लिए वो दूध काम आए जिन्हें ख़ास तौर पे अपनी पैदाइश के फ़ौरी बाद दूध की ज़रूरत है, जो उनकी माएँ पूरा नहीं कर पाती। लेकिन इसके ऊपर बहुत सोच विचार की ज़रूरत है, बड़ी गहरी नज़र के साथ इस मामले को हल करने की ज़रूरत है। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर अल्लामा राग़िब नईमी साहब। आप कह रहे हैं कि रिकॉर्ड होना इस मामले में ज़रूरी है क्योंकि रज़ाई माँ का कॉन्सेप्ट तो आपको पता है बहुत पुराना है। अगर रिकॉर्ड हो कि किस बच्चे को किस फैमिली से दूध आ रहा है या किस माँ का दूध आ रहा है, so that can be done then। अच्छा जी, इससे पहले जो हम एक टॉपिक डिस्कस कर रहे थे उस पर ज़रा वापस आते हैं क्योंकि वैसा ही एक इंसिडेंट सरगोदा में भी आपको पता है कि कुछ दिन पहले हुआ है। तो सरगोदा की अपडेट लेंगे, नुमाइंदा जियो न्यूज़ मलिक असगर हमारे साथ हैं। मलिक असगर, सरगोदा में कुछ दिन पहले एक जत्थे ने तौहीन मज़हब के नाम पर तशद्दुद किया, जलाओ घिराव किया, एक शख्स मारा भी गया। तो क्या कानून अपने हाथ में लेने वालों के ख़िलाफ़ अब तक कोई कार्रवाई हुई है? हम ज़रा इसकी अपडेट चाहते हैं। जी, गुज़िश्ता माह 25 मई को सरगोदा के गुंजानाबाद इलाका मुजाहिद कॉलोनी में तौहीन मज़हब का एक वाक़या पेश आया था। मसीही बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले एक 72 साला नज़ीर मसीह पर तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगाकर जहां उसे तशद्दुद का निशाना बनाया गया था, वहीं उसके घर और जूते की फैक्ट्री को आग लगा दी गई थी। 9 रोज़ बाद मौत व ज़िंदगी की कशमकश में मुब्तला रहने के बाद नज़ीर मसीह जाँ बहक हो गया था। इस सारी सूरत हाल की अब 1 माह गुजर के जाने के बाद अपडेट ये है कि इस वाक़े में 180 से ज़ायद अफराद को गिरफ़्तार किया गया था, जिनमें से 38 अफराद की इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत के हुक्म पर जेल में शनाख्त परेड का अमल मुकम्मल किया गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक जो गिरफ़्तार किए गए थे उसमें से 45 अफराद को नाकाबिले शवाहिद मुकम्मल ना होने की वजह से छोड़ भी दिया गया था। और ये बात भी बताना मैं आपको ज़रूरी समझूंगा कि गुज़िश्ता 1.5 साल के दौरान ज़िला सरगोदा में तौहीन मज़हब के मजमूई तौर पर 6 इसके अलग भी वाक़यात पेश आ चुके हैं। जब डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सरगोदा से पूछा गया कि इन तमाम वाक़यात का
क्या सूरत हाल बनी, अब तक मुलजमान का क्या बना, तो उन्होंने यही बताया कि पुलिस की तरफ से तमाम वाक़यात के चलान अदालतों को भेज दिए गए हैं और ये अदालतों में ज़ेर समात है। अगर मैं मुजाहिद कॉलोनी के इलाके का जिक्र करूँ, वहाँ पर भी फ़ज़ा आज भी सोगवार है। मसीह बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आज भी वहाँ पर खौफजदा हैं। पुलिस वहाँ पर तैनात है। पुलिस के अलावा कोशिश यही की जाती है कि इस नौइयत के वाक़यात के तदारक के लिए इक़दाम किए जाएँ। बहुत शुक्रिया मलिक असगर। सरगोदा में 1.5 साल में 6 ऐसे वाक़यात हो चुके हैं। मतलब ये लिटरली हम ये कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन ये स्टैट आपके पास छोड़ के जा रहे हैं कि एक ही डिस्ट्रिक्ट में 1.5 साल में 6 लिंचिंग के इंसिडेंट्स हो चुके हैं। और रियासत की बेबसी देख के ऐसा लगता है कि बस हम ये दुआई करेंगे कि अल्लाह ताला हम सबको, आप सबको, हमारे बच्चों को इन जत्थों से महफूज रखे। मतलब बहुत पहले कोई प्रेसिडेंट सेट हो चुके होते ना, कोई सज़ाएं हो चुकी होती तो इतना कुछ अपना हो रहा होता। अब तो ये वो कहते हैं ना कि आउट ऑफ कंट्रोल बात होती है। और फिर रियासत ने अपने पॉलिटिकल गेम्स और अपने गोल्स अचीव करने के लिए किस तरह से ऐसे जत्थों को परवान चढ़ाया, उनको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। ये भी कोई अभी कल ही की तो बात है यार, ये सब हमने देखा है। सो ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। आपकी क्या राय है, आप लिख के बता सकते हैं। वेलकम बैक। अच्छा जी, आपको ये तो पता ही है कि तकरीर करने का फ़न जो है वो मास कम्युनिकेशन के कदीम तरीन जॉनरा में से एक है और आज भी सबसे मौसर समझा जाता है। और दुनिया में इसके बहुत से मुकाबले भी होते हैं, जिनमें एक जिसका हम जिक्र कर रहे हैं यूनाइटेड एशियन डिबेटिंग चैम्पियनशिप भी है। और इस मिनी वर्ल्ड कप, इसे मिनी वर्ल्ड कप भी बाय द वे कहा जाता है। इस बार पाकिस्तान से लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज यानी लम्स की टीम यहाँ मुकाबले के लिए गई और कमाल ही कर दिया भाई। मलेशिया, मकाओ, फिलीपाइंस और सिंगापुर की टीमों को हराती हुई सेमीफाइनल तक पहुँच गई ये टीम। और इस टीम के 2 मेंबर्स अहमद बिन ताहिर और मर्जिया रशीद हमारे साथ मौजूद हैं। उन दोनों से बात करते हैं। सबसे पहले तो मुबारक हो, अहमद इज़ जॉइनिंग अस फ्रॉम लाहौर एंड मर्जिया इज़ ऑन स्काइप विद अस फ्रॉम कराची। सो वंडरफुल गाइस। आपके एक 3rd टीम मेंबर भी हैं, आप उनका नाम खुद मेंशन कर दीजिएगा, अदरवाइज नाइंसाफी हो जाएगी। जी बिल्कुल। सो मर्जिया आप बताइएगा, आप भी उन स्टूडेंट्स में से हैं जो बचपन से तकरीरें करती हैं, क्लास में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करती हैं एंड देन इवेंचुअली माशाल्लाह आप इस सतह तक पहुंची? तकरीर तो मैंने सिर्फ 3 साल पहले शुरू की थी अपने A लेवल्स में, लेकिन उससे पहले जैसे मेरे O लेवल स्कूल में बस लाइक क्लास पार्टिसिपेशन तो मैं हमेशा करती थी, लेकिन जो पार्लियामेंट्री स्टाइल डिबेटिंग है मुझे तो पता भी नहीं था कि ये एक चीज़ होती है, क्योंकि जो मेरा O लेवल स्कूल था उसमें कोई इस चीज़ पे एक्सपोजर नहीं था। लेकिन फिर जब मैं A लेवल्स में आई तो फिर मुझे पता चला, तो फिर मैंने तब शुरू की और फिर यूनिवर्सिटी में आके अहमद के साथ और हमारा तीसरा मेम्बर है मुस्तफ़ा वासी, फिर हमने हमारी टीम बनी, फिर हम इंशाल्लाह मलेशिया गए और फिर सेमीफाइनल्स तक पहुँचे। तो इस तरह से हुआ। ज़बरदस्त। और उसके बाद फिर हमारे पास आ गए। ये बताइएगा अहमद, किस चीज़ पे ज़्यादा ये कंपटीशन जो होता है डिपेंड करता है? एक तो ऑब्वियसली आपका स्टाइल, आपका थ्रो, कितनी मौसर आपकी आवाज़ है, लेकिन ऑल्सो योर आइडियाज़। तो टॉपिक जो होता है डिबेट का वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यस एब्सोल्युटली, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑब्वियसली स्टाइल तो मैटर करता है ये डिबेट्स के अंदर, बट इन पार्लियामेंट्री डिबेट्स द कंटेंट एंड द स्ट्रैटेजी दैट यू इम्प्लाई मैटर्स अ लॉट। सो फॉर इंस्टेंस अगर आपको एक टॉपिक देते हैं तो आपने उसके ऊपर आर्गुमेंटेशन करनी है, तो आप उसे किस तरह स्ट्रक्चर करते हैं, उसकी रीजनिंग कितनी अच्छी है, उसमें आप एविडेंस कितना प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड देन ऑब्वियसली सिंस यू आर फेसिंग अदर टीम्स एज वेल, सो हाउ डू यू डील विद द अदर टीम्स आर्गुमेंट्स एज वेल। तो वो बहुत मैटर करता है इसमें। एंड हाउ मच टाइम डू यू गेट टू प्रिपेयर? या सो हमें इस टूर्नामेंट में हमें 30 मिनट्स मिले थे विदाउट एनी रिसोर्सेज, इंटरनेट वगैरह के बगैर आपको 30 मिनट्स मिलते हैं, एंड देन यू हैव टू प्रिपेयर लाइक 7 मिनट स्पीचेस ईच, सो देयर आर 3 7-minute स्पीचेस इन द राउंड। एंड बड़े मर्जी है, बड़े और टॉपिक्स भी आ जाते हैं। वी स्टिल रिमेंबर आवर टाइम्स ऑफ पार्लियामेंट्री डिबेट्स। हम तो खैर डिक्लेमेशन की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड थे, लेकिन जाहिर है हमारे कंटेम्प्रेरी हमारे कॉलीग्स पार्लियामेंट्री डिबेट्स भी करते थे। बड़े अजीब व गरीब किस्म के भी टॉपिक्स आते हैं, जिसमें कुछ ह्यूमरस भी होते हैं, कुछ सीरियस भी होते हैं। सो आप लोगों के किस नौइयत के टॉपिक्स थे? कुछ फ़नी टॉपिक्स भी थे क्या बीच में?
क्योंकि इतना बड़ा इंटरनेशनल कंपटीशन था तो वो बिल्कुल फनी टॉपिक्स नहीं दे सकते बिकॉज ऑब्वियसली उनको भी एक इंटेलेक्चुअल लेवल की डिबेटिंग करानी होती है। लेकिन मैं अहमद और वासी हम काफ़ी जोक्स अपनी स्पीचेस में इनकॉर्पोरेट कर देते हैं बिकॉज वो भी ऐसे पार्लियामेंट्री डिबेट इतना सीरियस नहीं होता। अगर आप फनी जोक्स भी इनकॉर्पोरेट करो तो वो जजेस अप्रिशिएट करते हैं। तो फिर हम उस तरह अपनी स्पीचेस को थोड़ा एंटरटेनिंग बनाने के लिए फनी कर देते थे या फिर एक दूसरे के साथ मजा करने के लिए ज़्यादा। वैसे कोई एक टॉपिक हमसे शेयर करें आप। क्या कहते हैं जो हमारा सेमीफाइनल का टॉपिक था वो था इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर। तो हमें बेसिकली क्या कहते हैं यूएस रशिया की रिलेशंस के बारे में बात करनी थी, थोड़ी हिस्ट्री की बात भी करनी थी जैसे कोल्ड वॉर की, क्योंकि वो नेटो के बारे में हमें आर्ग्यू करना था। तो फिर आपको ये भी करना होता है कि फिर हमें याद करना था कि हमें अपनी हिस्ट्री याद है, क्योंकि फिर वो इन्फॉर्मेशन आपको डिबेट में इस्तेमाल करनी होती है। तो इस तरह उसके अराउंड टॉपिक था सेमीफाइनल्स का। अच्छा, तो ये भी बताइएगा अहमद कि उसके बाद हो गया आपका, उसके बाद क्या अगली बाकी जो टीम्स होती हैं उनमें से कोई क्वेश्चन आंसर्स होते हैं? यू कैन क्वेश्चन द लॉजिक ऑफ द नेक्स्ट अपोजिंग टीम, हाउ डज इट मूव ऑन? Yeah, so within the speech there is a designated time period जहाँ पर आप खड़े होके एड्रेस कर सकते हैं उनको and they can choose to take your question or not. It is not after the speech. During the speech होता है, थोड़ा सा कभी-कभी फील होता है कि शायद डिस्ट्रप्टिव हो, लेकिन फिर आप डेकोरम फॉलो करते हैं and then they can answer your questions if they want to. किससे लगा अहमद आपको कि ज्यादा कंपटीशन किस टीम के साथ? किस मुल्क की टीम से जरा टफ टाइम मिला? हाँ। तो जो हमारा ऑक्टो फाइनल था उसमें वी एक्चुअली मैनेज टू डिफीट द बेस्ट टीम इन एशिया ऑफ दैट, अभी इस साल की जो हाईएस्ट रैंकिंग टीम है विच वाज द नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। तो उनसे काफ़ी क्लोज मैच था। ऑब्वियसली सेमीफाइनल्स वाज आल्सो वेरी वेरी क्लोज कट। तो ये दो मैचेस जो है ना हमारे लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग थे बिकॉज द मोर कंपेटिटिव इट इज़ द मोर एक्साइटिंग इट इज़ टू स्पीक दीज राउंड्स एज वेल। आई एम श्योर पाकिस्तान से और टीम्स भी गई थी वैसे, या लम्प्स से ही सिर्फ टीम पहुंची थी यहाँ तक? There was another university as well. There was another university. अच्छा, फाइनली मर्जिया ये भी बता दें कि हाउ डू यू प्रिपेयर योरसेल्फ गोइंग इनटू अ कंपटीशन लाइक दिस जहाँ कुछ भी टॉपिक हो सकता है, इसकी प्रेप क्या होती है? इसकी प्रेप काफ़ी इंसेन और कंसिस्टेंट होती है। हम कोई 1 महीने से हर दिन डिबेट कर रहे थे अपने दोस्तों में, अपनी टीमों के साथ, क्योंकि फिर आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन की बात नहीं होती। इन्फॉर्मेशन तो चलो हम सब यूनिवर्सिटी में हैं और ओवर द साल, क्योंकि हम 3 साल से डिबेट कर रहे हैं, हमने इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है, लेकिन अपने टीममेट्स के साथ डायनामिक बनाना और फिर अपने आप को फर्दर फाइन ट्यून करना, तो हमने बहुत प्रैक्टिस की थी। तो हम डिबेट करते थे, फिर हमें बहुत सारे जो पाकिस्तान के पुराने डिबेटर्स हैं वो हमें जज करते थे, फिर हमें फीडबैक देते थे। तो हम 1 महीने से बस यही कर रहे थे, हर रात में बस लैपटॉप के सामने बैठ के डिबेटिंग करी होती थी, ताकि हमें फिर हम प्रैक्टिस में हो जब हम इवेंचुअली मलेशिया जाने वाले थे। तो इस तरह करके बहुत इंटेंस ट्रेनिंग और प्रेप की जरूरत होती है। चले वंडरफुल। हमारे ज़माने में लैपटॉप नहीं होता था, वैसे डिबेटिंग होती थी, बट यार अब वो पार्लियामेंट्री स्टाइल डिबेटिंग में लैपटॉप भी, आई एम श्योर कोई ऑनलाइन टाइप सीन भी चल रहा होता होगा डिबेटिंग का, बिकॉज दैट्स आल्सो वेरी डूएबल नाउ। वंडरफुल जी। अच्छा, कुछ शॉट्स हम चला रहे हैं जब रिजल्ट जी अनाउंस हुआ तो बड़े आप लोग खुश थे। सो सेमीफाइनल तक पहुंचना। What is the future of this art? I would rather call it an art form, particularly the declamation style of debating or otherwise parliamentary भी। मतलब are students as enthusiastic as they were as they used to be in old times, या फिर अब जरा dying form of art है communication है? Ahmed? Parliamentary debates is rising now at this point, as in के दुनिया में a lot of universities kind of support this and fund this as well. अब Ivy Leagues देखेंगे वो internationally बहुत compete करती हैं, Oxbridge competes, Asia में a lot of universities invest in this, so it's a rising art form as well जिसकी एक बड़ी audience बन रही है. True. And an increasing number of high schools as well are getting engaged into this as well because ये all levels पे exist करती है. क्योंकि international scope है ना? कि there is a lack of investment. Yeah. बताएं. Yeah, so there is a lack of investment into this. You need money to hire coaches. You need money to kind of travel to these tournaments as well because वो बहुत expensive होते हैं. So obviously with more government support or with some sort of private sponsorships, a lot of this could become easier because the teams that we were competing against वो पूरे साल से international tournaments बोल रही थी, and this was our first international exposure as well, which is why again this is a huge deal. So वो जो थोड़ा सा है ना investment का gap है, जब वो पाकिस्तान में पूरा हो तो I'm pretty sure we'll see a lot more teams succeeding on this. हाई स्कूल की सतह से
और इवन जूनियर स्कूल की सतह से बच्चों को बस डाल देना चाहिए इसमें, जैसे कि अभी मर्जिया बता रही थी ओवर लेवल्स तक कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, होना चाहिए था। बहुत शुक्रिया आपका मर्जिया, थैंक यू अहमद और मुबारक भी हो। लेकिन कितनी आपकी पर्सनालिटी डेवलप होती है, तो ये एलिमेंट जो है इसका मेरा ख्याल है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है डिबेटिंग का। हम ब्रेक ले रहे हैं। अच्छा जी, आपको बताएं कि इस्लामाबाद में पुलिस मुकाबले में कार चोरों का खतरनाक गिरोह जो है वो मारा गया। एक बार फिर सेफ सिटी कैमरों की मदद से ही पुलिस मुजरिमों तक पहुंची। हुआ कि आपको बताएं कि इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक ये एक बैनुल सूबाई कार लिफ्ट गिरोह था जिसका सरगना इलियास खान बताया गया है। गुज़िश्ता 2 माह से पुलिस उनका पीछा कर रही थी और पुलिस के मुताबिक इतला थी कि ये लोग मरी की तरफ जो है जा रहे हैं। कश्मीर चौक नाके पर पुलिस ने रोका तो मुल्जिमान ने फायरिंग शुरू कर दी। और बाय द वे बड़ी बिजी जगह होती है वो। और हुकाम के मुताबिक इलियास खान समेत 3 अफराद अपने ही साथियों की फायरिंग में मारे गए, जबकि एक खातून को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। चोरी की गाड़ी, असला और मुतअद्दिद नंबर प्लेट्स भी वहाँ से मिले। और यहाँ ये बड़ा अहम है कि इस पूरी तफ्तीश में इस्लामाबाद सेफ सिटी कैमरा से पुलिस को बड़ी मदद मिली और शहरियों को करोड़ों रुपयों की गाड़ियों से महरूम करने वाले इस गिरोह तक पहुंची। अली रज़ा सैयद हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया अली साहब। पहले तो ये बताइए कहाँ से आए हुए थे लोग, मतलब जिन्होंने ग्रुप बनाया हुआ था, इस तरह से कार्रवाइयाँ कर रहे थे, कब से ये एक्टिव था और पुलिस मुकाबले तक फिर बात कैसे पहुंची? बेसिकली ये ग्रुप बहुत पुराना एक्टिव है। बिलाल साबित एक बहुत बड़ी एक गैंग थी और वो गैंग यहाँ पे इसी तरह गाड़ियाँ उठाते होते लिफ्ट करते थे। अल्टीमेटली पुलिस को बहुत ज़्यादा चीज़ों में मतलूब थे और ये उसी गैंग का हिस्सा है, तब से ये एक्टिव हैं। इनके ऊपर केसेस हैं 2022 के हैं, 2023 के हैं, 4 के हैं और मुख्तलिफ शहरों के हैं। ये इंटर प्रोविंशियल ग्रुप था जो कि कार लिफ्टिंग करता था फ्रॉम कराची और इवन रावलपिंडी और केपी के एंड इस्लामाबाद। तो इंटर प्रोविंशियल टाइप ग्रुप था और ये बहुत बड़े लेवल पे गैंग थी जो कि ये कार्रवाई करती थी। इसके अभी जो सारी एपिसोड हुई है, इस एपिसोड में अल्टीमेटली एक बहुत बड़ा काम है इस्लामाबाद पुलिस ने जो किया। बहुत अरसे से इसको ट्रेस कर रही थी, इसके पीछे रैकें लगाई हुई थी और हमने इसके पीछे 4 सदा तक गए और इसके घर में हमारी रैकी थी। तो अल्टीमेटली फिर उधर से ढूंढते हमने और भी बड़ी चीज़ों से हेल्प ली। तो अल्लाह ने करम किया कि हमें ये पता था कि इसकी मूवमेंट है। उस मूवमेंट पे हमने पूरा जो आपका मरी रोड है और आगे एक्सप्रेस रोड वो पूरा कवर किया। अच्छा, बताया जा रहा है कि इस ग्रुप तक पहुंचने में सेफ सिटी कैमरास की बड़ी मदद थी, तो किस तरह पुलिस ने फिर ट्रेस किया? देखा जाए तो जो हमारी ट्रेसिंग है ज़्यादातर मुकदमात की, उसमें सेफ सिटी का बहुत किरदार है। सेफ सिटी जो है बेसिकली जब भी कोई वारदात होती है तो हम उसके कैमरे देखते हैं। उसके कैमरे देखने के बाद हम उन बंदों को पहचानने की कोशिश करते हैं, उनका तरीका वारदात हमें पता लगता है, उसमें हम उनकी नंबर प्लेट्स पढ़ते हैं और उनकी कैमरे जो हैं उसको जूम इन जूम आउट करके बाकायदा अंदर से कल्प्रिट्स को जो बैठे हुए होते हैं, जो मूव कर रहे होते हैं, उनको भी हम देखते हैं। तो सेफ सिटी बेसिकली बहुत हेल्प करती है। सेफ सिटी इज़ अल्टीमेटली फ्यूचर ऑफ पुलिसिंग। देखा जाए तो किसी भी ट्रेसिंग में वो बहुत मदद करती है। हर इंपॉर्टेंट केस में उसने मदद की है। इस केस में भी उन्होंने मदद की कि हमें रिकॉग्नाइज होता था कि ये कौन सी गैंग है, ये जो है ये इलियास वाली गैंग है। तो अल्टीमेटली उससे ये इसकी हमें पता चलता था, फिर इसकी मूवमेंट का पता चलता था कि ये किधर किधर जा रहा है। उससे एक पूरा ट्रैक रिकॉर्ड बनता है और कहाँ कहाँ मूव करते हैं उसका पूरा हम रूट बनाते थे। ये जो रूट बना है, जो हमने ये मरी वाला बनाया, मरी रोड से अल्टीमेटली कश्मीर चौक तक और वहाँ से ये श्रीनगर हाईवे पे चढ़ के मोटरवे पे जाते हैं, ये सारा कैमरों की मदद से बना हुआ है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का DIG ऑपरेशंस इस्लामाबाद अली रज़ा सैयद। सी हाउ इम्पोर्टेंट सेफ सिटी कैमराज आर। अब कुछ ये सिलसिला जो है कराची में भी कुछ ऐसा सिलसिला जो है एग्जिट एंट्री पॉइंट्स पे शुरू हो गया। सो वी आर होपिंग कि ये मदद रहे। अच्छा जी, आज कुछ ट्रिब्यूट्स हमने देने, बिल्कुल अब अर्जेंटाइन से ताल्लुक़ रखने वाले आलमी शोहरत याफ्ता लेजेंडरी फुटबॉलर लायनल मेसी आज अपनी सालगिरह मना रहे हैं। जस्ट 37 ओनली 37 years old and so accomplished। एक ये हमने हैप्पी बर्थडे करना था और एक हमने ट्रिब्यूट भी देना था सुल्तान रही साहब उनकी भी आज ही के दिन सालगिरह होती है। 24 जून 1938 को वो इंडिया के एक शहर में पैदा हुए, सहारनपुर में।
जी, उसके बाद आपको पता ही है पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का एक नया दौर इनके किरदार के साथ शुरू हुआ। He was known as the king of expressions, आपको पता है, और फिर king of action भी, तो वो तो एक्शन तो थे ही थे, लेकिन एक्सप्रेशंस इनके काफ़ी कमाल के थे। अच्छा, ये बड़ी बाय द वे आइकॉनिक पिक्चर है मोहम्मद अली के साथ, और एक वो भाई इनका फेमस डायलॉग तो हुआ ही नहीं। ये आपको नहीं पता था ना कि ये सुल्तान राही है? मतलब मुझे नहीं पता लगता है इंसान को। आपको पता? हाँ, हम तो इतने सालों से ट्रिब्यूट दे रहे हैं कि हमें पता लग गया। बिकॉज़ मैं जरा इस बड़ी स्क्रीन पे भी देख रही थी, आई कुडंट रिकॉग्नाइज।